जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में जीएस बाय आकाश में। आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जैसे कि हमेशा से पढ़ते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और इन प्रश्नों से खास बात तो ये है, इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, एक और खास बात कि इस क्लास की विशेषता ये है कि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और सभी का विश्लेषण किया जाएगा आपके सामने, जिससे आप लोग क्वेश्चन के जड़ तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर और इसी क्लास में हम लोग प्रश्नों को रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो है जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। देखिए, जीएस क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू तो किया था। अब पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि कब शुरू किया था, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय एक कांड हो गया था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हमारे इतिहास में क्या बोलते हैं, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। अब चौरी चौरा कांड क्या था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा मतलब एक स्थान था। चौरी चौरा कांड पूछे कब हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब कभी कभी कहीं डेट 4 फरवरी भी मिलता है, तो 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों आप लोग याद रखेंगे। और चौरी चौरा कांड क्या था, चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर, ये ध्यान रखेंगे, गोरखपुर में पड़ता है। और इस जगह पे क्या हुआ था, कुछ किसान आंदोलनकारी क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उस मतलब आंदोलन के भीड़ में, उस प्रदर्शन के भीड़ में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। अब वो लोग आपकी प्रतिक्रिया में क्या किए, एक पुलिस चौकी थी उसको जा करके पूरा जला दिए, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी, 23 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, जिंदा जल गए थे। पुलिस चौकी को पूरा जला दिए थे ये लोग, मतलब आंदोलनकारी गुस्से में आकर के, और उसमें 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के कुछ और कांडों के बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, चंपारण सत्याग्रह कब किया था गांधी जी ने, तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण बिहार में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, तो ये किए थे 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था, दांडी मार्च कब किया गया था, तो ये आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1930 में ये किया गया था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो ये 1942 को की घटना है। तो इन सभी कांडों के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। कांड तो होता रहता है, हमारे लिए क्या होता है, प्रश्न बन जाता है। न्यूज वालों के लिए क्या बन जाता है, न्यूज बन जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो चौरी चौरा कांड हो गई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर नामक स्थान पे, गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पे। और ये असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए, उसको समाप्त करना पड़ा 1922 में। कब उसको समाप्त करना पड़ा, 1922 में समाप्त करना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह पूछे एडिशनल पॉइंट, गांधी जी ने कब शुरू किया था, 1917। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में करा। और दांडी मार्च, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, हमारे एग्जामों में कुछ विश्व के संस्थाओं के बारे में, उनके मुख्यालय के बारे में, स्थापना कब हुआ, उसके हेड कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तकों के बारे में पूछे जाते हैं, दिवस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य और उनके राजधानियों के बारे में पूछे जाती है, लोकनृत्य के बारे में पूछी जाती है, जनजाति के बारे में पूछी जाती है। तो ये सभी प्रश्न जब आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग गहन अध्ययन करते हैं सभी का। तो देखिए, अभी तो यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, द्वितीय विश्व के दौरान जो आपके वहाँ पे कुछ जो पीड़ित महिलाएं थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको क्या किया गया, उनके भोजन और फिर उनके दूध वगैरह की, उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए इसको स्थापित किया गया था। अब कब हुआ था, तो 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब जाकर के इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका मुख्यालय के बारे में पूछे तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। अब कुछ संगठनों के बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की स्थापना पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1945 में। इसका मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर इसका भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि WHO की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हैं, ये इसकी स्थापना हुई थी कब? 7 अप्रैल। डेट सहित याद रखेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल केवल दिवस याद रखना बच्चों का काम है, आप बड़े हो गए हैं इसलिए पूरा डेट याद रखेंगे। 7 अप्रैल 1948, क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछे जाने वाली चीज है। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में। अगर IMF का पूछे, IMF के या फिर विश्व बैंक के बारे में पूछे, IMF और विश्व बैंक दोनों का याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ है, तो हेडक्वार्टर संयुक्त रूप से आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC, ये कहाँ पे? अमेरिका में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ठीक। और फिर यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, इसका रिवीजन करते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, 1945 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। उसके बाद IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में होता, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। IMF की हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। फिर आ चुका है अगला प्रश्न, कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है पॉलिटी से, ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न आपको जरूर याद रखना चाहिए और यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। देखिए मूल संविधान की बात करें ना, अगर आपसे पूछे अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अगर मूल संविधान में भाग पूछ ले कितने थे, तो भाग थे इसमें 22। अगर मूल संविधान में पूछे कि वो क्या बोलते हैं, अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, अनुच्छेद कितने थे, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 8 थे। लेकिन अब वर्तमान समय क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। वर्तमान समय अगर अनुच्छेद पूछे, वर्तमान अनुच्छेद कितना है, तो अभी भी 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। लेकिन इसमें कुछ संशोधन होके ऐसे कि मतलब आप सभी जानते हैं AB करके जोड़ा गया है, तो उस तरह से अगर देखें तो 468 के करीब अनुच्छेद हो जाते हैं, या फिर इससे भी अधिक होंगे, करीब 468 के लगभग आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसमें अनुसूचियां कितनी है वर्तमान समय, अनुसूची तो अलग अलग संविधान संशोधन के दौरान अनुसूची को जोड़ा गया। वर्तमान समय 12 अनुसूची है। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय भाग कितने हैं, तो ये याद रखेंगे 25 भाग वर्तमान समय में आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे संविधान को बनने में समय कितना लगा, तो ये भी आप लोग बताएंगे। संविधान बनने में 2 वर्ष का समय लगा, 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगर आपसे पूछे कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, भारत में देश में संविधान लागू कब हुआ, या फिर बन करके तैयार कब हुआ, लागू तो आप लोग जानते हैं, तैयार पहले बताइए। अगर आपसे पूछे कि संविधान बनकर के तैयार कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 26 नवंबर, ये हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। तो ये पूरी बातें आप लोग को याद रखना है, जो आपके पॉलिटी से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरूर आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 थे, और अनुच्छेद अनुसूची है यार, ये भाग 22 थे, अनुसूची कितनी थी, अनुसूची 8 थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अनुसूची पूछ ले, अनुसूची पूछे कितनी थी,
तो 8 थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अनुच्छेद वर्तमान समय 395 अनुच्छेद हैं, कुछ ए बी करके जोड़े गए, ए बी सी डी इस तरह से करके जोड़े गए, तो उस तरह से 468 हो जाते हैं। अनुसूची पूछे कितनी है, 22 है, और भाग कितने 25 हैं। और बात करें समय बनने में कितना लगा, 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में पूरी तरह से लागू हुआ। और 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय भी संविधान को लागू किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से पूछा जाए कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी प्रश्न आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है। तो सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला भारत का जो पहला प्रायद्वीप है वो है आपका अंडमान निकोबार। यहां नोट कर लीजिए क्योंकि एडिशनल पॉइंट भी तो लिखना होगा। तो ये अंडमान कौन था, अंडमान निकोबार। अब आप लोग अगर ये समझ नहीं पा रहे होंगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो सी प्लेन सेवा क्या थी, तो ये जो है जो समुद्री परिवहन के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, ये लोग बोट वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो उस परियोजना को क्या कहा गया, सी प्लेन क्या कहा गया, सी प्लेन सेवा कहा गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इस सी प्लेन सेवा का नाम क्या था, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे इस सी प्लेन सेवा का नाम क्या था, तो इसका नाम था जलहंस। क्या नाम था इसका, जलहंस नाम था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगली बात आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। क्या आप लोग को याद रखना है, अगर इसके बारे में स्टैटिक पढ़िए। अगर आपसे पूछे कि इसका यहाँ का राजकीय पशु, अगर इसके राजकीय पशु पूछ ले क्या है अंडमान निकोबार का, जो कि पूछा गया है इसलिए बताया जा रहा है, तो डुगोंग यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, तो क्या बताएंगे आप लोग कि इसकी चोटी का नाम, ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक इसकी ऊंची चोटी का नाम है। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार के बारे में कि सेलुलर जेल, अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, सेलुलर जेल कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है, तो ये तीनों चीज कहाँ पे है आपके, इसके पोर्ट ब्लेयर में, राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, तो ये बातें सारी आप लोग याद रखना है, आप लोग को ये बातें याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है। तो सी प्लेन सेवा का प्रचलन कौन किया था, तो ये किया था अंडमान निकोबार। कौन किया था, अंडमान निकोबार। ठीक, अगला बात है कि राजकीय पशु क्या है, यहाँ का डुगोंग राजकीय पशु है। इसकी ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक है ऊंची चोटी। सेलुलर जेल महात्मा गांधी, आप लोग ध्यान रखेंगे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में। राजधानी यहाँ की कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। सेलुलर जेल कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पे सेलुलर जेल में ही काला पानी की सजा दी जाती थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं। तो वर्ण क्रम पूछे या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। जब श्वेत की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है, श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाते हैं 7 अलग अलग रंगों में, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या फिर वर्ण क्रम, या फिर यही नहीं यार, ये इंद्रधनुष नहीं है, इंद्रधनुष दूसरी चीज होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया रंग कितने हैं ना, तो रंग आप लोग बताएंगे कि इसमें 7 रंग होते हैं। कितने, 7 रंग होते हैं। आइए सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले लाल रंग होता है, फिर उसके बाद कौन सा रंग होता है, लाल रंग के बाद नारंगी होता है, लाल रंग, नारंगी रंग, पीला हो जाएगा, फिर पीला के बाद कौन सा, हरा हो जाएगा, हरा के बाद जस्ट नीला हो जाएगा, नीला रंग के बाद क्या होता है, जामुनी होता है, नीला रंग के बाद जामुनी। ये 7 रंग होते हैं। जामुनी के बाद क्या होता है, बैगनी। ठीक, बैगनी। अगर आपसे पूछे कि सबसे किनारे कौन सा रंग होता है, किनारों पर, ये एग्जाम में पूछा गया कि जो वर्ण विक्षेपण किनारों पे कौन सा रंग होता है, तो आप लोग जानते हैं ऊपर क्या होता है, लाल होता है, नीचे बैगनी होता है, तो लाल और बैगनी इसका जवाब हो जाएगा। और ये भी पूछा गया वर्ण विक्षेपण में बीच में कौन सा रंग होता है। अगर आपसे पूछे कि बीच में कौन सा रंग होता है वर्ण विक्षेपण में, ये एग्जाम में पूछा गया है बीच में कौन सा रंग होता है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें हरा रंग होता है बीच में। यहाँ पे देख लीजिए बीच में हरा है और किनारों पे कौन है, लाल और बैगनी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर को केवल प्रश्न बनाने से मतलब है, वो कुछ भी बना सकता है, आप लोग पहले से अलर्ट रहेंगे। तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर आपसे पूछे किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, अगर आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य किस रंग का सबसे ज्यादा अधिक हो, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगा, और जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे
कि तरंग दैर्ध्य अधिक किस रंग का होता है, तो आप लोग बताएंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अगर तरंग दैर्ध्य कम किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है अधिक कम होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं, तो वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से हो गए? देखिए लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, उसके बाद नीला हो गया, जामुनी हो गया, बैगनी हो गया। किनारों पे पूछे कौन कौन से रंग होते हैं, तो लाल और बैगनी किनारे होते हैं, बाकी सब रंग बीच में होते हैं। तो यही हमने यहाँ पे बताया। ठीक, उसके बाद आप लोग को क्या रखना है कि बीच में कौन से रंग होते हैं, हरा रंग सबसे बीच में होता है, क्योंकि टोटल 7 रंग है तो एक बीच में पड़ेगा, वो हरा बीच में पड़ता है। तरंग दैर्ध्य किस रंग की सबसे अधिक होती है? लाल रंग की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग की। वहीं आवृत्ति पूछे सबसे अधिक बैगनी रंग की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? ये आप लोग नोट करेंगे, कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है और वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं, ये दोनों बातें बता दीजिए। ये मेन बात है। वन्य जीव राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हम लोग वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, विश्व वन्य जीव डे कब मनाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हम लोग मनाते हैं 3 मार्च के दिन, 3 मार्च के दिन। तो ये दोनों बातें आप लोग एडिशनल तौर पे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन्य जीव आया तो हमने बताया, हमने सोचा कि बताना चाहिए लोगों को। फिर उसके बाद हजारीबाग, अगर आपसे पूछे हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछ ले कि बेतला अभ्यारण्य कहाँ पे है। हजारीबाग से आप लोग पकड़ पा रहे होंगे, हजारीबाग और बेतला अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो अभ्यारण्य है ये आपके झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे, नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कई बार हमने बताया कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में। सिमलीपाल पूछे तो भी कहाँ पे, उड़ीसा में। चलिए रिवीजन करते हैं कि पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभ्यारण्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये सभी स्टैटिक के प्रश्न है। कैसे स्टैटिक के प्रश्न है? वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, तो देहरा राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व वन्यजीव दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 3 मार्च के दिन विश्व वन्यजीव दिवस, इसको भी आप लोग याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और हजारीबाग और बेतला अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पे है, तो झारखंड में है। और नंदनकानन अभ्यारण्य उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसको कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक, अब उस कोशिकाओं के बारे में आपसे पूछे क्या क्या पूछे जा सकता है। अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब खोजा था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर आपसे पूछे कब खोजा था, तो 1665 में खोजा था। लेकिन ये कैसी कोशिका थी, जो खोजा था बोतल के कार्क में खोजे थे, और ये निर्जीव कोशिका थी। ठीक, पेंदी को ही कार्क बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने खोजा था, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की अध्ययन करने वाले कौन है, ल्यूवेनहॉक है। कौन है, ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है, स्लाइडन और स्वान है। कौन है, स्लाइडन एंड स्वान। ये इन्होंने क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका कैसे वर्क करता है, कोशिका किसे कहेंगे। अगर आपसे पूछे कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो कोशिका की अगर केंद्रक की खोज पूछेगा किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट
ब्राउन ने। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में। ये कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैसा प्रश्न था, साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहाँ पे जीएस के आपके जीएस में आपके साइंस भी आते हैं, जियोग्राफी भी, साइंस भी आती है आपकी, वो पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद आपसे पूछे कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो भारत की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है ना, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे बड़ोदरा में है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी थी। अगर आप भारत के बारे में, भारत की ट्रेनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो पहली ट्रेन है ना, वो कब चली थी, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1953 को। कब, 16 अप्रैल 1953 को। कहाँ पे, मुंबई से चली थी थाने तक, मुंबई से थाने तक चली थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कितने किलोमीटर तक थी, 34 किलोमीटर चली थी। और किसका शासनकाल था, तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी। किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि पहला विद्युत ट्रेन भारत में कब चला, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला विद्युत ट्रेन कब चला था, तो भारत में जो पहला विद्युत ट्रेन चला ना, वो चला आपके 1920-25 में। भारत में पहला विद्युत ट्रेन पूछे कब चला था, तो 1925 में चला। और किसके काल में चला, तो ये रीडिंग के काल में चला था, लॉर्ड रीडिंग के काल में चला था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से कुर्ला हर्बल तक चला था। कहाँ पे, कुर्ला हर्बल तक चला था। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद आपसे पूछे कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, रेलवे बोर्ड की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये 1905 में हुआ था रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। सारी बातें महत्वपूर्ण थी। ये जितना भी प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा गया ना, सभी बताया गया है। देखिए क्या बताया गया कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये एग्जाम में पूछा गया, बड़ोदरा गुजरात में है। और ये भी बात पूछा गया है एग्जाम में, ये भी बात पूछा गया है कि कब ट्रेन चली भारत में, तो 16 अप्रैल 1951 में, 16 अप्रैल 1953 में पहली ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने तक चली थी और डलहौजी के काल में चली थी। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। ये 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली, 1925 में, रीडिंग के काल में। और मुंबई से कुर्ला हर्बल तक की ये ट्रेन चली थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी से आ चुका है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी कौन है, तो देखिए जो हमारी आकाश गंगा है उसकी जो सबसे निकटतम गैलेक्सी है उसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहेगा तो एंड्रोमेडा, और हिंदी में कहेगा तो इसको क्या कहते हैं, देवयानी बोलते हैं, देवयानी। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में कहेगा तो देवयानी बोलते हैं। ठीक, अब आकाश गंगा, हमारी जो आकाश गंगा है, अगर आकाश गंगा की बात करें, करोड़ सैकड़ों मतलब अरबों आकाश गंगाएं हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, तो इसका नाम है ये देवगिरी, ये मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, या फिर इसे ही दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। ये बातें इसी को ही क्या कहते हैं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, इसको ही बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये हमारी आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो सबसे पहले देखिए गैलीलियो जी ने क्या किया था, गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था। अब वही बात हुई ना, जिसके पास लाठी होगी भैंस उसी की मानी जाएगी। तो जिसके पास दूरबीन होगा वही ना सबसे पहले देखेगा मिल्की वे कैसी है, हमारी आकाश गंगा या फिर दुग्ध मेखला को देखेगा। तो गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है। और गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था हमारी जो मंदाकिनी है उसको। ये कहा जाता है कि मंदाकिनी से देवयानी की दूरी कितने किलोमीटर है, मंदाकिनी से देवयानी की दूरी पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मंदाकिनी से देवयानी कितने किलोमीटर है।
तो ये है, हमने बताया आपको कितने किलोमीटर है, एग्जाम में पूछा गया 2 पॉइंट, हट जाते हैं यहाँ पे, 2.2 मिलियन लाइट ईयर इतनी दूरी है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है मंदाकिनी से देवयानी के बीच में। यानी कि जो हमारी आकाश गंगा है उससे सबसे नज़दीकतम आकाश गंगा की दूरी कितनी है, 2.2 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, तो इसको हिंदी में एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा की सबसे निकटतम गैलेक्सी है, जिसे देवयानी भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो पूछे कि हमारी आकाशगंगा का नाम, अब आकाशगंगा आया है तो आकाशगंगा ही पढ़ेंगे, ना कि हम लोग बौद्ध की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसको मिल्की भी बोलते हैं, इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, क्योंकि गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन के आविष्कारक कौन है, गैलीलियो हैं। और मंदाकिनी से एंड्रोमेडा की दूरी 2.2 मिलियन लाइट ईयर है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। देखिए अशोक के जो अभिलेखों की लिपि है ना, यहाँ पे लिपियों की बात करें तो ये 4 तरह की लिपि मिलती हैं। कैसे लिपि मिलती है, 4 तरह की। कौन कौन सी है, तो एक तो ब्राह्मी लिपि है, जिसके बारे में हम लोग, हमारा प्रश्न है जो हमारे प्रश्न का जवाब है। एक आपकी खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि, और जो ये एक आपकी है ग्रीक लिपि, और एक है आपका अरमाइक लिपि। नहीं, यहाँ पे नीचे ही लिख लेते हैं, ग्रीक, और एक है आपका अरमाइक लिपि। ठीक, ये इतनी 4 लिपियां हैं। और जो ब्राह्मी लिपि के हैं जो अभिलेख, ये भारत से प्राप्त हुए हैं, ये भारत में मिले हैं। और खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं ये पाकिस्तान से मिले हैं। कहाँ पे, पाकिस्तान से मिले हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मिले हैं। और जो ग्रीक और अरमाइक की लिपि है ये सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में प्राप्त हुई है। कहाँ पे, अफगानिस्तान से ये प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग बंटवारा कर लेंगे कि ये लिपियां अशोक की कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि अशोक भारत में आप लोग पढ़ते हैं तो केवल उनका जो प्रताप है वो भारत तक ही फैला था, ऐसा नहीं है, बाहरी राज्यों तक भी, बाहरी देशों तक भी फैला था। अब अशोक के बारे में क्या पूछा है कि ब्राह्मी लिपि, सबसे प्राचीनतम जो लिपि है ना वो अशोक की, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आगे प्रश्नों में बताया जाएगा आपको कि ब्राह्मी लिपि किस ओर लिखते हैं, खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखे थे। अब अशोक के बारे में क्या पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। नाम इसका कहाँ पे मिलता है, तो 2 अभिलेखों में इनका नाम मिलता है, जिसके बारे में पूछा भी जाता है। अशोक का नाम किस में मिलता है, तो मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख में। किसमें, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अगर आपसे पूछे कि अशोक की जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख वगैरह हैं, उसकी खोज किसने की थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा किसने था, तो पी पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था। किसने खोजा था, पी पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था। अब कब खोजा था, 1750 में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने पढ़ा था, अशोक के सब अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है। तो ये सबसे पहले पढ़ा था, कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने। कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले पढ़े थे। अब कब पढ़े थे, तो ये 1837 में सबसे पहले पढ़े थे। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए हमने क्या बताया, देखिए अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक की जो लिपियां हैं ना वो टोटल 4 लिपि मिलती हैं, जो इनके जो लेख वगैरह हैं। कौन सी लिपि, एक तो ब्राह्मी में लिपि है, ब्राह्मी लिपि से भारत से मिले हैं, और खरोष्टी लिपि वाली जो पाकिस्तान से मिले हैं, और ग्रीक और अरमाइक लिपि ये विदेशी लिपियां हैं, ये अफगानिस्तान से मिली हैं। ठीक, अफगानिस्तान से। और अशोक का नाम किस में मिला, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम मिला है कि हाँ इनका नाम अशोक था। और ब्राह्मी लिपि आप लोग जानते हैं, इस प्रश्न का जवाब है अशोक के जो अभिलेखों सबसे पहले किसने खोजा, तो पी पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था 1750 में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न कि कितने देश ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक जो पेट्रोलियम के आयातक देशों की जो संख्या और निर्यातक देशों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो ये बातें आप लोग से पूछ रही है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितने ओपेक में, तो ओपेक में 12 सदस्य हैं। कहाँ गया कर्सर,
इसमें 12 सदस्य हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओपेक का मुख्यालय बता दीजिए, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। वियना में यह इसका मुख्यालय है। एक और संस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि संस्था के बारे में पूछी जाती है। रेड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। रेड क्रॉस के बारे में स्थापना पूछे तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछे तो इसकी कहाँ पे है? जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। और इसके हेड कौन है? अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस के हेड कौन है, तो हेनरी डुनांट है। कौन है? हेनरी डुनांट इसके हेड है। उसके बाद अगर आपसे एक चीज और पूछ ले, तो हाँ, इसको नोबेल कितनी बार मिला है? इसको नोबेल मिला 3 बार। इसको 3 बार नोबेल मिला। और किस क्षेत्र में मिला? तो ये शांति कायम करने के लिए काम करती है, जानते हैं रेड क्रॉस। तो शांति के क्षेत्र में इसे 3 बार नोबेल मिला। हाँ, इसकी स्थापना नहीं लिखे, 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई के दिन मनाते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी। चलिए रिवीजन करते हैं कि कितने देश ओपेक के सदस्य हैं। तो कुल 12 देश ओपेक के सदस्य हैं। स्थापना पूछे ओपेक की कब हुई थी, तो 1960 में। और बात कर लेते हैं इसकी मुख्यालय कहाँ पे? वियना में है। और बगदाद में इसकी स्थापना होती है। और आगे बात करते हैं कि रेड क्रॉस के बारे में। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। 3 बार इसका शांति का नोबेल मिला। 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस स्थापना। 8 मई को रेड क्रॉस स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस शब्द है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में। तो जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को जो है गढ़ा था, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जनक माने जाते हैं, जॉन मैकार्थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर कृत्रिम बुद्धि आप लोग कह सकते हैं। तो ये है, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो सभी डिवाइस हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। इसका उपयोग फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में, या फिर रोबोट वगैरह में किया जाता है। आर्टिफिशियल एआई का नाम आप लोग सुने होंगे। आजकल हर एक चीज़ में एआई घुसा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रोसेस है, ये तीन चरण में करता है प्रोसेस के इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से 3 चरण होते हैं, ये आप लोग को ऐसे एडिशनल तौर पे याद रखना है, क्योंकि कहीं पे पूछेगा नहीं। तो लर्निंग ये करता है, पहले लर्निंग करेगा, फिर क्या करेगा? रीजनिंग करेगा। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति अपना लगाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? ये स्वतः क्या करेगा? सेल्फ करेक्शन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। सेल्फ करेक्शन करने की भी इसके अंदर क्षमता होती है। तो ये बातें आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आप जो सोच नहीं सकते वो भी ये कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो जॉन मैकार्थी ने क्या किया? इसके जनक हैं। एआई के जनक पूछ ले कौन है, तो जॉन मैकार्थी हैं। सीधे सिंपल तौर पे आप लोग याद रखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे बोलते हैं। और इसके प्रोसेस के 3 चरण होते हैं। पहले ये लर्निंग करेगा, फिर रीजनिंग करेगा, फिर सेल्फ करेक्शन भी ये करने की इसके अंदर क्षमता होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो देखिए, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो ऑप्शन यही सही है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब पूरा चिट्टा खोलते हैं पुर्तगालियों की। अगर आपसे सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो ये आप लोग बताएंगे पुर्तगाली आई थी। अगर आपसे सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आया था, कौन भारत आया, तो वास्को डिगामा आया। कौन आया? वास्को डिगामा 3 बार भारत आता है। और इसकी जो कोच्चि में इसकी जो समाधि है वो भी बनी हुई है। वास्को डिगामा गलत हो गया भैया, वास्को डिगामा। ठीक, ये सबसे पहले भारत आया था। अब कब आया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498। और ये भारत में आकर के सबसे पहले कहाँ पे होता था, तो ये कालीकट में आया था। कालीकट में आया था। और कोचीन में है कालीकट, केरल में। कालीकट कहाँ पे है?
केरल में है। और ये पूछा जाता है कि इसका सहयोग किसने किया था, तो अब्दुल मानिक नामक एक व्यक्ति थे, इनका सहयोग किए थे। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का सहयोग किसने किया, अब्दुल मानिक। और स्वागत किसने किया था, राजा का नाम लुप्त है, राजा का नाम अभी तक पता नहीं चलता, कोई स्थानीय राजा थे लेकिन उनके कुल का नाम याद है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमोरिन उनके कुल का नाम था। तो इन्होंने ही इसका स्वागत किया था। और पुर्तगालियों की अगर आपसे पूछे भारत में पहली कोठी कब लगी और कहाँ पे लगी, इनकी पहली कोठी या फैक्ट्री आप लोग बताएंगे कब लगी थी, तो इनकी पहली फैक्ट्री जो कोचीन में ही लगी थी, कोचीन में। अब कब लगी थी, 1502 में। कब लगी थी, 1502 में। तो इतनी बातें पुर्तगालियों से याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी पहली कोठी कब लगी थी। देखिए भारत के समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज किसने की, तो पुर्तगाली ने किया। अब यूरोप से आने वाली पहली कंपनी भी कौन थी, पुर्तगाली थी। भारत से जाने वाली सबसे पहली जो यूरोपियों में सबसे लास्ट में कौन गया था, तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में यहाँ से भारत से गए थे। सर्वप्रथम कौन आया था, वास्को डिगामा आया था 17 मई 1498 को। कालीकट केरल में आया था। सहयोग किसने किया था, अब्दुल मानिक ने इसका सहयोग किया था। उसके बाद स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन, वहां के स्थानीय राजा थे। पहली कोठी कोचीन में 1502 में लगी थी। भारत के अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में पूछे तो आर वेंकट रमणी है। कौन है, आर वेंकट रमणी यहाँ के अटॉर्नी जनरल। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो इनका नाम था MC सीतलवाड़। कौन था, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल पूछे तो इनका नाम था MC सीतलवाड़। इनका भारत में पहले अटॉर्नी जनरल थे। अब अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, महान्यायवादी को कहते हैं, महान्यायवादी को कहते हैं, AG इसके बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल शॉर्ट फॉर्म में AG बोलते हैं। महान्यायवादी के बारे में आप लोग को क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इनकी महान्यायवादी जो लोग होते हैं, ये सबसे पहले बताइए इनका पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। अगर आपसे पूछे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करने के बाद पूछे तो राष्ट्रपति करते हैं। हटाता कौन है, तो भी राष्ट्रपति इसको हटाते हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। हटाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, तो अटॉर्नी जनरल को, तो ये भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप लोग ना समझ पाए तो इच्छा अनुसार राष्ट्रपति के याद रखेंगे, प्रसाद पर्यंत, ये इनका कार्यकाल होता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये सभी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी हैं। और पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, MC सीतलवाड़ थे। महान्यायवादी के बारे में और बात करेंगे। महान्यायवादी का पद कितने में है, अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। हटाता कौन है, और तो राष्ट्रपति हटाते हैं। शपथ पूछे कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे, तो देखिए चरमपंथी ये शब्द जो आया है ये किसे कहता है, देखिए चरमपंथी के जो नेता थे उन्हें कहा जाता है जो गर्म दल के नेता थे। कौन, गर्म दल के, या फिर उन नेताओं को कहा जाता है जो उग्रवादी थे, जो उग्रवादी नेता थे। इनमें से आप लोग को 3 लोगों का नाम याद रखना है। 4 लोगों का नाम, मुख्य रूप से 4 ही थे। 4 लोगों का नाम, लाल बाल पाल आप लोग सुने होंगे। लाल बाल पाल ये कैसे थे, ये उग्रवादी नेता थे। लाल से क्या हो गया, लाला लाजपत राय, लाजपत राय हो गए। पाल से क्या हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। और बाल से क्या हो गए, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि BG तिलक हो गए। ठीक, BG तिलक हो गए। ये सभी क्या, और एक और आप लोग याद रखेंगे, अरविंद घोष। तो ये सभी क्या थे, चरमपंथी नेता या फिर गर्म दल के नेता या फिर उग्रवादी जो हैं नेता थे या फिर कार्यकर्ता थे। आप लोग को याद रखना कांग्रेस के बारे में, इसके टोटल 3 चरण में ये चला था। कांग्रेस ना टोटल 3 चरण थे इसके। कितने चरण थे, 3 चरण। सबसे पहले जो था उदारवादी, कांग्रेस में सबसे पहले क्या आया था, उदारवादी चरण थे। कांग्रेस का जो चरण था सबसे पहले उदारवादी था। उदारवादी कब से कब तक था, तो ये जो था आपके जब शुरू हुई थी 1885 से लेकर 1905 तक थे, जो इसके काल हैं उसको उदारवादी काल कहते हैं। फिर उसके बाद उग्रवादी काल आया। कांग्रेस का क्या आया,
उग्रवादी, इसमें जो नेताएं हैं उग्रवादियों का ज़्यादा बोलबाला हुआ। उग्रवादी काल आया, फिर गांधी युग आया, कांग्रेस का गांधी युग आया। गांधी युग कब आया? तो जब 1919 में गांधी जी सक्रिय हुए भारत में, गांधी युग 1919 से लेकर के 1947 तक, उसको गांधी युग कहते हैं। तो ये कांग्रेस के तीनों चरणों के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। ये चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे। तो देखिए, चरमपंथी जो गर्म दल के नेता कहे जाते हैं, उग्रवादी नेता इसका अर्थ है। चरमपंथी का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष को याद रखेंगे। ये सभी कैसे थे? गर्म दल के नेता थे, यानी कि उग्रवादिता पे ये जो है हावी रहते थे कि कहाँ तोड़फोड़ किया जाए, कहाँ मारपीट किया जाए। तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक और अरविंद घोष। आंदोलन एक शांतिपूर्वक की जाती है और एक तोड़फोड़ करके, मतलब कहासुनी करके भी की जाती है। तो ये लोग कहासुनी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मतलब विनम्रता से कोई काम नहीं करते हैं। उग्रवादी का मतलब यही है। ये नहीं कि ये लोग AK-47 रखे थे, बम फेंकते थे चाहे जहाँ मन करे, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा विनम्रता वाली बात होती है और एक बिना विनम्रता वाली बात होती है। एक कहा जाता है जो लात के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो वहाँ पे लाल बाल पाल काम आते थे जहाँ पे बात नहीं चलती थी। तो ये क्या था? उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग, ये तीनों कांग्रेस के चरण थे। टोटल कांग्रेस 3 चरणों में चली 1885 से लेकर जब तक इसका स्थापना हुआ था। और अगला प्रश्न है कि अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इसकी PDF पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में कहाँ पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। तो देखिए, अभी हमने बताया गोरखपुर नामक स्थान जो कि यूपी में है। हरियाणा में भी गोरखपुर नामक एक स्थान है जहाँ पर अभी एक नाभिकीय संयंत्र लगाया जा रहा है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो बिजली का उत्पादन करेगा, ये शुरू कब होगा? हरियाणा वाला जो है, ये गोरखपुर HR लिखिए यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हरियाणा, ये शुरू कब होगा? तो ये 2029-30 में ये काम करना शुरू करेगा। कब? 2029-30 में ये काम करना शुरू करेगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और भारत में और भी अन्य जगहों पे कुछ नाभिकीय विद्युत संयंत्र और भी कौन कौन से लगाए जा रहे हैं, ये आप लोग देखिए। मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, जिसको क्या हुआ, चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कोवाड़ा जो है संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है, कि कोवाड़ा विद्युत प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। और एक आप लोग राजस्थान वाला भी याद रखेंगे। राजस्थान में वैसे है कौन सा? रावत भाट वाला। एक माही वाला भी आप लोग याद रखेंगे, माही बंसवाड़ा, ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये भी अपना कार्य शुरू करेगा। ये माही बंसवाड़ा, ये राजस्थान में लगाया जा रहा है। और भी कई जगहों पे लगाया जा रहा है, लेकिन इतना आप लोग याद रखेंगे जो आपके नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। ये पूछे अगर हरियाणा में कहाँ पे लग रहा है, तो गोरखपुर में लग रहा है। गोरखपुर हरियाणा में है। उसके बाद अगर आपसे चुटका वाला कहाँ पे लगेगा? मध्य प्रदेश में। और कोवाड़ वाला कहाँ पे लगेगा? आंध्र प्रदेश में। और जो है माही बंसवाड़ा वाला कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, अगला प्रश्न है कि अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे मान करके यहाँ पे आप लोग देखिए। अंतरिम जो केंद्रीय बजट है, वर्तमान वित्त मंत्री हैं जो हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेश किया था। कौन? निर्मला सीतारमण ने इन्होंने पेश किया था। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बजट किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर आप लोग याद रखेंगे 112 में बजट है। लेकिन यहाँ पे बजट नामक शब्द वहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अब 2 बातें आप लोग को बताना है कि रेल बजट को, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है, रेल बजट को आम बजट में कब, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? 1924 में। और किस समिति के सिफारिश पे ये अलग किया गया था? ये दोनों बातें पूछी जाती है। कब अलग किया गया? 1924 में। कौन सी समिति सिफारिश की थी? तो यहाँ पे एकवर्थ कमेटी सिफारिश की थी। कौन? एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे इसे अलग किया गया था। अब आपसे पूछे रेल बजट को आम बजट में शामिल कब किया गया, इसको वापस शामिल कब किया गया? तो ये किया गया
1917 में कब शामिल किया गया? 1917 में। इसमें कौन सी समिति की सिफारिश पे की थी? तो कौन सी समिति इसमें थी? तो इसमें विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। कौन थे? विवेक देव राय समिति की सिफारिश पे इसको वापस शामिल कर दिया गया था रेल बजट को आम बजट में। तो ये बातें दोनों आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 में। कौन सी समिति थी? एकवर्थ कमेटी के द्वारा अलग किया गया। और शामिल फिर से कब कर दिया गया रेल बजट को आम बजट में? 1917 में। कौन सी समिति थी? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। अगला प्रश्न है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों का वैज्ञानिक नाम एग्जामों में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों के वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। देखिए जो ये इस तरह के प्रश्न होते हैं ये साइंस के होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम जो होता है आपके बायो में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो देखिए घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक, अगर मानव का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, मानव का या फिर मनुष्य का, तो ये होता है होमो सेपियंस। कौन क्या होते हैं? होमो सेपियंस। ठीक, ये क्या होता है? होमो सेपियंस। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे? मानव हो गए। अगर आपसे पूछे मोर का बता दीजिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका नाम है पावो क्रिस्टस। क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे गाय का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। गाय का वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। एक दो चीज़ों के बारे में और आप लोग, आम का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ये आप लोग को याद होना होगा। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद एक और आप लोग को याद रखना है, आम हो गया। इमली का नहीं पूछा जाता है। गेहूं का नाम आप लोग याद रखिएगा, गेहूं का, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था गेहूं का। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए जब घरेलू मक्खी पूछेगा तो मस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा कहाँ गया पैंथेरा टाइग्रिस होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है, बॉस इंडिकस। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? देखिए सेतु भारतम जो कार्यक्रम ना 1916 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1916 में शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि किसने शुरू किया था तो ये शुरू करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन? जो आपके प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया है। अगर आपसे पूछे कि क्यों शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भारत के जो नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे को रेलवे मुक्त करना, रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं या फिर अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ये सभी इसी कार्यक्रम के द्वारा बनाया जा रहा है। मोदी जी ने शुरू किया था 1916 में। क्योंकि ये क्यों शुरू करने? ताकि जो माल है वो समय पे जाके पहुंचे। ज़्यादा तो यहाँ पे हाईवे पे जो होते हैं वो ट्रकों और फिर बड़ी वाहनों के लिए ही हाईवे वगैरह का निर्माण किया जाता है, वो उन्हीं लोग का ज़्यादा बोलबाला होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में भारतमाला प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? भारतमाला प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछे ये किससे संबंधित है तो ये आप लोग बताएंगे सड़क से संबंधित है 1917 में। बाकी ये शुरू किया गया था। सड़क लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, राजमार्ग लिखिए, राजमार्ग से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमने कई बार बताया, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में इसे शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज ये किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, सेतु समुद्रम, ये आप लोग यहाँ पे सेतु भारतम था ना, सेतु भारतम, तो वो किसी 1916 में सड़क पे ओवर ब्रिज या फिर अंडर ब्रिज बनाने के लिए, यहाँ पे नोट करेंगे, ओवर ब्रिज या फिर कौन सा ब्रिज? अंडर ब्रिज। अंडर ब्रिज का मतलब जो नीचे से होता है उसको अंडर ब्रिज कहते हैं। ये बनाने के लिए 1916 में शुरू की गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेतु समुद्रम किससे संबंधित है, तो ये जल मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल मार्ग से संबंधित है। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1916 में। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। किससे संबंधित है? तो नेशनल हाईवे को क्या करने के लिए? क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए ये शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे इसके तहत क्या बनाया जाएगा? ओवर ब्रिज बनाया जाएगा या फिर अंडर ब्रिज इसके तहत निर्माण किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट राजमार्ग से संबंधित है 1917 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब? 2001 से 2012 तक। और सड़क से संबंधित है, सेतु समुद्रम जलमार्ग से संबंधित है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्वार्टजाइट किस प्रकार के सेल होते हैं? तो जो क्वार्टजाइट होते हैं ना, सेल 3 प्रकार की होती है। पहले क्वार्टजाइट की बात करें, यहाँ पे सेल की बात करें ना, तो यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। सेल जो है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं सेल के? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान सबसे पहले होता है, आग्नेय सेल होता है। फिर उसके बाद आपका कौन सा? आग्नेय सेल के बाद आपका अवसादी चट्टान आता है। कौन सा? अवसादी चट्टान आता है। अवसादी चट्टान के बाद आपका कौन सा? रूपांतरित चट्टान आता है। रूपांतरित चट्टान, जिसे रूपांतरित को ही क्या बोलते हैं? कायांतरित सेल भी बोलते हैं। अब देखिए सभी के एग्जाम्पल बारे देख लीजिए। जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं ना, बेसाल्ट, वो आग्नेय चट्टान में आते हैं। बेसाल्ट और हो गया आपका, बेसाल्ट हो गया। ग्रेनाइट जो चट्टान होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट चट्टान। और गैब्रो भी इसी में आते हैं। ठीक। और अवसादी चट्टान जैसे आपका हो गया कोयला, पूछे किससे निकाला जाता है? कोयला अवसादी चट्टान में। चूना हो गया अवसादी चट्टान में। उसके बाद गीज राइट भी आप लोग याद रखेंगे, गीज राइट, ये सभी अवसादी चट्टानों से निकाले जाते हैं। रूपांतरित चट्टान क्या हो गया? जैसे आपका स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, संगमरमर हो गया। फिर क्वार्टजाइट हो गया, क्या? क्वार्टजाइट हो गया। तो ये सभी किस प्रकार के चट्टान होते हैं? और रूपांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। काया मतलब रूप होता है, तो ये आप लोग इसका जवाब आप लोग लिखिए, रूपांतरित चट्टान होते हैं क्वार्टजाइट। तो इस तरह से आपको कुछ भी पूछे, चाहे आग्नेय पूछे, चाहे अवसादी पूछे, चाहे रूपांतरित पूछे, आप लोग कुछ बता सकते हैं। अगर बेसाल्ट पूछे कैसी चट्टान है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि रूपांतरित है? नहीं। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। गैब्रो क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसी तरह कोयला क्या है? अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। चूना क्या है? अवसादी चट्टानों से। गीज राइट क्या है? अवसादी चट्टानों से। उसके बाद रूपांतरित चट्टान क्या हो गया? स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। ये सभी क्या है? रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न कि कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा सटे हुए हैं? तो भारत के वर्तमान समय 3 राज्य केवल पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक आपका कौन सा? गुजरात राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाता है। एक आपका राजस्थान लगाता है, राजस्थान सीमा लगाते हैं। और एक आपका पंजाब राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाता है। कौन सा? पंजाब राज्य। अगर आपसे पूछे कि जो भारत पाकिस्तान से कितने संघ राज्य सीमा लगाते हैं? संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 संघ राज्य सीमा लगाते हैं। कौन सा? एक तो आपका लद्दाख हो गया और एक आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसे सीमा लगाता है। किससे? आपके कौन सा देश है? अच्छा, पाकिस्तान है, तभी याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, इससे सीमा ये दोनों, क्योंकि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। कब बना है? हमने आपको बताया 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों क्या बन चुके हैं? यूनियन टेरिटरी। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और रेड क्लिफ रेखा इसी बहाने आप लोग याद रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा ये किसके बीच में है?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लिखा है। उसके बाद एक बात और, अगर आपसे पूछे भारत की, जो ना भारत की अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सर्वाधिक सीमा बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा सटे हुए हैं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सभी पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। केवल 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और जो आपके लद्दाख और जो यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, संघ राज्य हो चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और डूरंड रेखा पूछे तो भारत और अब अफगानिस्तान के बीच में। भारत के बारे में पूछे क्या कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न कि प्रोजेक्ट जतन किसके द्वारा क्या लिखा है? किसके द्वारा चलाया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तो आप लोग बताएंगे CDAC के द्वारा। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा। CDAC एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, और ये प्रोजेक्ट जतन क्या होता है? जतन का मतलब क्या? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो इसके तहत जो है जो टैक्स वगैरह कर जो है कलेक्ट करना, वो डिजिटली बनाया गया है प्रोजेक्ट जतन के द्वारा। तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, 2021 का। 2021 में एग्जाम में NTPC में पूछा गया सवाल है, प्रोजेक्ट जतन। तो CDAC के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन भले पुराना है लेकिन इरादे हम लोग के क्या हैं? नए हैं। इससे संबंधित जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट कौन सा हो गया? प्रोजेक्ट कौन सा? प्रोजेक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछे कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था। कब आया था? 73 में। अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट हंगुल कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट हंगुल, तो ये चलाया गया था 1990 में। कब चलाया गया था? 1990 में। अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया? प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1992 में। कब चलाया गया? 1992 में। अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बी बनाया गया। 6 पनडुब्बी बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो वो भारत और फ्रांस के तहत 6 पनडुब्बी बनाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि प्रोजेक्ट जतन किसके द्वारा? क्वेश्चन को मारिए गोली और ये सोचिए, यहाँ पे ये पढ़िए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट हंगल 1990 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और प्रोजेक्ट 75 6 पनडुब्बी भारत और फ्रांस निर्माण करता है। ठीक। URL का है, तो देखिए URL जो है एक वेब पेज का एड्रेस है। ये आप लोग से अगर आपसे पूछे URL क्या होता है, तो ये वेब पेज का क्या होता है? वेब पेज का एड्रेस होता है, कुछ नहीं। ये वेब पेज का क्या होता है? एड्रेस होता है। और URL का फुल फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसी तरह से हमने बताया HTTP का फुल फॉर्म बताइए, हमने कई बार बताया है। तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी बातें आप लोग को कम से कम याद रखना है। एक URI भी होता है, उसके बारे में भी यही रंगे हाथ पढ़ लीजिए, नहीं तो कभी पूछ लेगा एग्जाम में तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें बहुत ही दुख होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड। क्या होता है? आइडेंटिफाइड कैसे लिखा जाएगा? आइडेंटिफाइड। ठीक, इसका ये फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफाइड
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि यूआरएल का क्या फॉर्म, यूआरएल क्या होते हैं। तो ये एक वेब पेज का एड्रेस होता है। जैसे आपका एड्रेस है, आपके मामा के घर का एड्रेस है, आपके बाबू का एड्रेस है, आपके सोना का एड्रेस है, उसी तरह से ये भी एड्रेस होता है जो कि वेब पेज का एक एड्रेस होता है, यूआरएल होता है। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप लोग कहते हैं नहीं कि हाँ शॉपिंग में क्या खरीदा गया है, तो ये ड्रेस खरीदा गया है, तो नहीं मुझे तो कहते हैं लिंक भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। तो HTTP का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। उसके बाद URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड होता है। अगला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से, क्या कह रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन पूछ रहा है क्यों शुरू हुआ था। अगर पूछता कि कब शुरू हुआ था तो 1919 बता के निकलते, लेकिन क्यों शुरू हुआ था तो देखिए यहाँ पे तुर्की में जो है, तुर्की के खलीफा को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। तुर्की के खलीफा को क्या दिया गया था, समर्थन इसके तहत किया गया था। जो आपके जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने ये चलाया था, क्योंकि वहाँ के जो वो है वो वहाँ पे वैसे ठीक ना। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग इतना याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हाँ खिलाफत आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण क्या पूछता है कि इसको चलाया कौन था या फिर इसका नेतृत्व, इसको शुरू किसने किया था, तो अली बंधु ने शुरू किया था। अगर आपके ऑप्शन में अली बंधु होगा तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है मोहम्मद अली। अली बंधु को कौन कहता है, क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, इन दोनों भाई मतलब दोनों लोगों ने, शौकत अली, अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन को चलाया था। और हमने अपना कुछ प्रश्न पढ़ लेना है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे भारत में रॉलेट एक्ट कब आया था, रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये 1919 को आया था, जिसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून, इसे काला कानून भी गांधी जी ने कहा था। और फिर जलियांवाला बाग पूछ ले कब हुआ था, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ओडायर ने 69 लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था, बहुत दुष्ट था। अगला प्रश्न कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। आइए हम लोग मान लेते हैं। देखिए इरेटोस्थनीज के, इसमें आप 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछे सिंपल कि जनक किसे कहा जाता है तो इरेटोस्थनीज बताएंगे। क्या बताएंगे, इरेटोस्थनीज बताएंगे भूगोल के जनक के बारे में। अगर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, अगर हाँ अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है, आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो इसमें आप लोग को वान हम्बोल्ट बताना है। क्या बताना है, वान हम्बोल्ट। हम्बोल्ट बता दीजिए किस महासागर की जलधारा है। ये तो यहाँ पे नाम है, लेकिन वान हम्बोल्ट ये आधुनिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अब कुछ हमारे पास, जैसे अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमी के जनक कौन कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक फेमस पुस्तक क्या नाम है, आप लोग बताएंगे, स्मिथ ठीक ना, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक। अगर आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान के जनक, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि क्या वनस्पति विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं, बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है, तो इसके जनक हो जाएंगे कौन, थियोफ्रेस्टस। कौन, थियोफ्रेस्टस ठीक। अगर आपसे पूछे कि इतिहास के जनक कौन है, तो यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इतिहास के जनक बताइए, तो ये है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस हैं इतिहास के जनक। तो इतनी बातें आप लोग के जनकों के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज। लेकिन अगर आधुनिक भूगोल का पूछे तो वान हम्बोल्ट को माना जाता है आधुनिक भूगोल। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक, विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस ठीक। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, रामचंद्र पौंडेल हैं। कौन है, रामचंद्र पौंडेल हैं। अमेरिका नहीं भाई, नेपाल है ठीक ना। अगर आपसे पूछे कि नेपाल के बारे में राजधानी बता दीजिए, राजधानी का है यहाँ का, तो राजधानी है यहाँ का काठमांडू। क्या है, काठमांडू। यहाँ पे दक्षेस का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे
पैसा कौन सा चलता है, रुपया के बारे में, मुद्रा पूछ ले, मुद्रा, तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है। क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया चलता है। अगर आपसे पूछे कि और क्या पूछेगा आपसे, हाँ अगर आपसे पूछे कि यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा पूछ ले, क्या बोली जाती है? अरबी। यहाँ की राष्ट्रभाषा है नेपाली। उसके बाद अगर आपसे पूछे यहाँ पे संसद का क्या नाम है, संसद, तो यहाँ पे संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, क्या है? राष्ट्रीय पंचायत इसके संसद का नाम है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ के क्या बोलते हैं, ऊंची चोटी क्या है, ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास से भारत और चीन करते हैं। ये भी बातें आप लोग, भारत और नेपाल, यार भारत और नेपाल करते हैं। दरअसल बज रहा है रात के 12 और मुझे आ रही है नींद। देख लीजिए कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौंडौल हैं नेपाल के राष्ट्रपति। और राजधानी कहाँ पे? यहाँ पे काठमांडू नेपाल में। और फिर मुद्रा क्या है? यहाँ की रुपया है। उसके बाद राष्ट्रभाषा क्या है? यहाँ की नेपाली है। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास क्या है? नेपाल भारत के बीच में होता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जैसे सुकुमारों का, जिसे फैशन नगरी बोला जाता है भाई। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। अब कुछ देश और उनके राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स। अगर आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए, स्विट्जरलैंड, क्योंकि फ्रांस जैसे जो है यूरोपीय कंट्री है, और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोपीय कंट्री के राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। ठीक। अगर रूस की राजधानी पूछे, रूस की, तो क्या हो जाएगी? मॉस्को, रूस की राजधानी। अगर बेलारूस की राजधानी पूछे, बेलारूस की राजधानी पूछे, क्या हो जाएगी? मिन्स्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। अगर आपसे पूछे सर्बिया की राजधानी क्या है, अगर सर्बिया की राजधानी पूछ ले तो बेलग्रेड होती है सर्बिया की राजधानी, बेलग्रेड। और पूछ ले क्या? डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी पूछ ले क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक। अगर उसकी क्या बोलते हैं, अगर हाँ एक और नॉर्वे की राजधानी पूछ ले, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी, ओस्लो। अगर स्टॉकहोम की राजधानी पूछ ले, अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या? अरे यार स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तो क्या है? स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। बेलग्रेड की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और रूस की राजधानी मॉस्को। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और स्वीडन की राजधानी क्या? स्टॉकहोम। याद रखना है। अगला प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न आ चुका। अब यहाँ पे हम लोग विश्व की कुछ रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भारत की रैंक इसमें 39वीं थी। और भी कुछ रैंकिंग के बारे में, जैसे अगर पूछे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, विश्व भूखमरी सूचकांक के बारे में, भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 105 है। अगर एलडीआई इंडेक्स, जिसे मानव विकास सूचकांक के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी रैंक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक में क्या है रैंक है? 134वीं रैंक है यार।
अगर आपसे पूछे जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 129वां है। अगर आपसे पूछे क्लाइमेट चेंज में भारत का रैंक कितना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें 10वीं रैंक है। अगर उसमें साइबर क्राइम में पूछे भारत की रैंक कितनी है, साइबर क्राइम में भारत की रैंक कितनी है, तो साइबर क्राइम में भी भारत की रैंक 10th नंबर पे है। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए देख लीजिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 39वीं रैंक है। भुखमरी सूचकांक में 105 स्थान पे है। अगर SDI इंडेक्स पूछे 134वें स्थान पे। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पे है और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत में 10वें स्थान में इसमें भी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में क्या होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग जानते हैं इसमें क्या चीज होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, क्या होता है, एक्सेल होता है, पब्लिशर होता है, क्या होता है, पब्लिशर होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सेल होता है, एक्सेल हो गया, पब्लिशर होता है। उसके वन नोट होता है, क्या होता है, वन नोट इसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद आउटलुक होता है, आउटलुक और उसके बाद क्या होता है, एक्सेस होता है। ये सभी क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं ऑफिस होते हैं उसके पैकेज में होता है। वर्ड जिसमें आप लोग क्या डॉक्यूमेंट तैयार करते हो। एक्सेल में क्या होता है, वहाँ पे हिसाब किताब लिखा जाता है। पब्लिशर में वो भी कुछ होता है। वन नोट क्या होता है, इसमें भी वन नोट, आउटलुक, एक्सेस ये होता है। पावर पॉइंट नहीं लिखेगा यार, पावर पॉइंट भी होता है यहाँ पे। पावर पॉइंट भी होता है जिसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन PPT वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मेरे द्वारा खुद बहुत यूज किया जाता है। पावर पॉइंट भी होता है, ठीक। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ना, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट अगर संस्थापक पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो बिल गेट्स हैं। कौन, बिल गेट्स हैं इसके संस्थापक। और अगर आपसे पूछे कि इसके CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्य नडेला है इसके CEO। कौन है, सत्य नडेला इसके CEO हैं, ठीक। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में क्या होता है, वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है, वन नोट होता है, आउटलुक होता है, एक्सेस होता है, फिर पावर पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्य नडेला इसके CEO हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। अरे बाप, तो देखिए यहाँ पे 9 रत्न दिए गए हैं। तो देखिए 9 रत्न कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 रत्न किसके दरबार में, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और एक अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, ठीक। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इनके 9 रत्न कौन कौन से, देखिए यहाँ पे इनके 9 रत्न कालिदास हो गए, कालिदास धन्वंतरी, वराह मिहिर भी इनके 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद आप लोग वर रुचि के बारे में भी ध्यान आप लोग रखेंगे। और छपरण भी इनके 9 रत्न थे। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब 9 रत्न हैं तो 9 रहेंगे ही, तो इसी वजह से आप लोग अमर सिंह को याद रखेंगे, शंकु को याद रखेंगे और एक घटकपर्ण। तो ये यहाँ पे इनके 9 रत्न हैं, ठीक। और अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसका था, अगर आपसे पूछे, उष्ट नहीं भाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट प्रधान मंत्री मंडल किसके थे, तो अष्ट प्रधान जो मंत्रिमंडल है ये शिवाजी के थे। किसके, शिवाजी के थे। लेकिन अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा आपसे, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के 8 तेलुगु कवि, जिसे क्या कहते हैं, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे। अगर अष्ट दिग्गज के बारे में पूछे किसके दरबार में रहते थे, तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। कृष्ण
देव राय के दरबार में रहते थे, जो कि कहाँ के शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, तो अकबर यहाँ के, इसमें अकबर के भी दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न रहते थे, जैसे कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, वराहमिहिर हो गया, वररुचि हो गया, छपरण हो गया, अमर सिंह अमर सिंह हो गया, घटकपढ़ हो गया। ठीक, ये यहाँ के क्या थे यहाँ के नवरत्न थे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसकी थी, शिवाजी की थी। और कृष्णदेव राय जो थे वो कौन थे, इनके में अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय, और 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए। और जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।